भू राजनीति जब किसी के लिए चर्चा का विषय बने तो समय लगा देता है पूर्ण होने में। जितनी चर्चा उतनी विषय के प्रति अलग अलग जानकारियों की प्राप्ति। इस भू राजनीति में एक ऐसा देश है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। यह देश अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इस देश के उत्तर में मेडिटेरियन समुद्र और ट्यूनीसिया है। पूर्व में इजिप्ट, पश्चिम में अल्जीरिया और दक्षिण में स्थित नाइजर, चैड और सूडान। अब शायद से आप समझ गए होंगे कि हम जिस देश के बारे में बात करेंगे उस देश का नाम लीबिया है। लीबिया, जिसे स्वतंत्रता मिली वर्ष 24 दिसंबर 1951 में। स्वतंत्र लीबिया के पहले शासक बने इद्रिस प्रथम। इद्रिस प्रथम किंगडम ऑफ लीबिया के राजा थे और सानुसी खानदान से उनका ताल्लुक था। 1951 से 1969 तक सत्ता पर काबिज रहे। वर्ष 1969 लीबिया की राजनीति में इद्रिस की पकड़ कमजोर पड़ चुकी थी। देश में चल रहे भ्रष्टाचार और ऑयल से कमाए पैसों का इस्तेमाल राजशाही परिवारों के लिए किया जा रहा था। राज्य व्यवस्था में भारी कमी थी और इसी वजह से सामान्य जनता में असंतोष का भाव प्रकट हुआ। लीबिया के लोगों को किंग इद्रिस के नेतृत्व में अपना उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। 1 सितंबर 1969 किंग इद्रिस अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तुर्की गए। उसी के बाद सैन्य तख्ता पलट हुआ। उस सैन्य विद्रोह ने लीबिया की आम जनता को विश्वास दिलाया कि देश को पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, लीबिया का सूर्योदय होगा। इन्हीं भरोसे को लोगों ने सच भी मान लिया। किंग इद्रिस के खिलाफ सैन्य विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व मात्र 27 वर्ष के अफसर ने किया। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने उस दिन न सिर्फ लीबिया के परंतु भू राजनीति के विषय को बदलने की नींव डाली। उस वक्त अरब नेशनलिस्ट अपने चरम पर था। बड़े से बड़े अरब देशों के सुप्रीम लीडर्स खुद को अरब जगत का बादशाह बनाने में लगे हुए थे। सऊदी अरब के किंग फैजल बिन अब्दुल अजीज अल सौद हो या फिर इजिप्ट के गमाल अब्दल नासिर हो, जॉर्डन के किंग हुसैन बिन तलाल, ईरान के मोहम्मद रेजा शाह, सीरिया के नूरुद्दीन मुस्तफ़ा अली अल अतासी या फिर इराक के प्रेसिडेंट अहमद हसन अल बकर इत्यादि। इन सभी प्रतिद्वंदियों को बराबरी का टक्कर देने लीबिया के सत्ता पर काबिज हुए कर्नल मोहम्मद गद्दाफी। सत्ता पर काबिज होते ही मोहम्मद गद्दाफी ने शुरुआती दौर में लीबिया के अर्थतंत्र और सामाजिक व्यवस्था को बड़े स्तर पर बदलने का काम किया। लीबिया की जनता की तरफ से मोहम्मद गद्दाफी को उत्तम सहयोग मिलने लगा। गद्दाफी में लोगों को अपना सुनहरा भविष्य दिखने लगा। लेकिन एक मजबूत डिक्टेटर का नियम गद्दाफी को अच्छे से पता था। एक चालाक डिक्टेटर का नियम होता है कि सबसे पहले सत्ताधारी को सत्ता से उखाड़ फेंकना, उसके खिलाफ जनता को उकसाना, उसके बाद खुद को सत्ता में लाना। शुरुआत समय में ही जनता को उनके जरूरी वस्तुओं के साथ अन्य उत्तम सेवाएं देना, लोगों के मन में यह बात बिठाना कि वही उनका भविष्य है, और फिर सबसे आखिरी चरण है अपनी नीतियां उन पर लागू करवाना, चाहे वह सही हो या गलत। अगर लोग बनाए नीति को मान लेते हैं तो अच्छा, नहीं तो मनवा लेने के लिए कई तरीके होते हैं और ये तरीके गद्दाफी जैसे डिक्टेटर्स को अच्छे से पता था। वक्त के साथ साथ गद्दाफी की तानाशाही बढ़ने लगी। लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ कोई आवाज उठाने का साहस न करता था। गद्दाफी ने लीबिया में अपनी ताकत बना ली। अब अगला लक्ष्य था अरब देशों में अपनी ताकत बढ़ाना। लेकिन एक पुरानी कहानी तो आपने सुना ही होगा, जिसके दो मुख्य पात्र थे, कुत्ता और रोटी। कैसर नदी में अपनी परछाई देख कुत्ते को खुद का चेहरा नहीं परंतु प्रतिद्वंदी का चेहरा दिखा, जिसके मुंह में रोटी दबी हुई थी। कुत्ते ने उस परछाई पर जैसे ही हमले के लिए मुंह खोला कि रोटी नदी में गिर गई। कुत्ता नदी की परछाई को ठीक से पहचान न पाया और अपनी रोटी गवा दिया। ऐसी हालत गद्दाफी की होने वाली थी। गद्दाफी के दिमाग में लालच घर कर गया था। खुद को ताकतवर बनाना अब उसका लक्ष्य बन चुका था। उन दिनों अरब देशों में सत्ता बनाने का मुख्य रास्ता इजराइल से होकर गुजरता था। जिसने इजराइल को हराया समझो उसका बोलबाला। परंतु इजराइल को हराना आसान नहीं था। इजराइल के सबसे करीब दोस्त यूएसए का हाथ उस पर था। समय आगे बीता। वर्ष 1969 में इजराइल विरुद्ध इजिप्ट ने वॉर ऑफ अट्रिशन छेड़ा। इसमें इजिप्ट का साथ कई अरब देशों ने दिया। युद्ध में इजराइल की जीत हुई। फिर आया सन 1973 जब कई अरब देशों ने इजराइल के विरुद्ध यौम किपुर वॉर छेड़ा। इस युद्ध में भी इजराइल की जीत हुई। मुअम्मर गद्दाफी इतना समझ चुका था कि इजराइल को सैन्य द्वारा युद्ध में हराना असंभव है
कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। बस इसी में मोहम्मद गद्दाफी को उपाय मिला और वो उपाय था आतंक। मोहम्मद गद्दाफी की सरकार ने कई आतंकी संगठनों को फंड किया। बड़े बड़े आतंकी संगठन जैसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और रेड आर्मी फैक्शन, इन 2 आतंकी संगठनों ने इजराइल और अन्य देशों को अपने आतंक से नुकसान पहुंचाया। अगर उनके आतंकी गतिविधि की बात करें तो पीएलओ ने 1970 में डाउसन फील्ड हाईजैकिंग, 1972 म्यूनिक मसाकर, 1972 सबेना फ्लाइट हाईजैक, 11 मार्च कोस्टल रोड मसाकर इत्यादि। रही बात रेड आर्मी फैक्शन की, तो उनके आतंकी हमले कुछ कम न थे। 19 मई 1972 हैम्बर्ग बॉम्बिंग, 3 जुलाई 1976 एयर फ्रांस फ्लाइट 139 हाईजैकिंग, 13 अक्टूबर 1977 लुफ्तांसा फ्लाइट 181 हाईजैकिंग, 10 नवंबर 1974 जर्मनी प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट गंतर वॉन ड्रंकमन की हत्या इत्यादि। गद्दाफी सिर्फ इतने में नहीं रुका। देखते देखते 1980 का दशक आ गया। गद्दाफी ने पड़ोसी देशों में तनाव बढ़ा दिया था। क्षण पर लीबिया ने अपना कब्जा जमा लिया। ऐसे विकट परिस्थिति में कुछ यूरोपियन देशों और अमेरिका क्षण की सहायता में आ गए। इसी से यूएसए और लीबिया की शत्रुता गहरी हुई। लीबिया का शत्रु यूरोप भी बनने लगा। वजह था आतंकी हमला। गद्दाफी का आतंकी संगठनों को आर्थिक सहायता देना और पड़ोसियों पर आक्रमण करना, इन सब की वजह से यूएसए और अरब देशों के साथ हो रहे व्यापार पर भारी असर पड़ रहा था। फिर आया वर्ष 1986 जब सीआईए की एक रिपोर्ट ने यूएसए गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट के अनुसार लीबिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तैयारी में लगा हुआ था। यूएसए के लिए जरूरी बन चुका था लीबिया पर हमला करना, जिससे लीबिया को उनके खिलाफ खड़े होने का मौका न मिले। यूएसए की योजना अनुसार सैन्य ठिकानों पर हमला करना सही होगा। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, नेवी और मरीन कॉर्प्स ने 15 अप्रैल 1986 लीबिया के 6 सैन्य ठिकानों पर हमला करने का निर्णय लिया। अब इस हमले में कौन से सैन्य ठिकाने यूएस एयरफोर्स के निशाने में होगा, यह आपको आगे पता चलेगा। क्यों यूएसए लीबिया पर हमला करना चाहता था? आखिर किस स्तर पर यह हमले को एग्जीक्यूट किया जाएगा? क्या परिणाम होगा इस मिशन का? जानने के लिए देखिए हमारे इस वीडियो ऑपरेशन अल डोराडो कैनियन को। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1981 जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति बने रोनाल्ड रेगन। उन दिनों मुअम्मर गद्दाफी बड़े स्तर पर इजराइल को घेरने का काम कर रहे थे। बड़े से बड़े आतंकी संगठन जो फिलिस्तीन और सीरिया में थे, उन्हें बड़े स्तर पर फंडिंग करने का काम गद्दाफी का था। गद्दाफी का सबसे बड़ा मकसद था लीबिया को न्यूक्लियर स्टेट बनाना। न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूरेनियम की अधिक आवश्यकता होती है। लीबिया का पड़ोसी देश चिड यूरेनियम समृद्ध देश था और इसी से मुअम्मर गद्दाफी ने चिड पर आक्रमण करवाया। लीबिया ने चिड पर चौथी बार आक्रमण किया। लीबिया के इसी आक्रमण के बाद यूएसए की नजर उन पर पड़ी। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलेक्जेंडर हेग मुअम्मर गद्दाफी को रोकना चाहते थे और उसके लिए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को काम में लगाया। दिसंबर 1985 रोम और वियना एयरपोर्ट पर हमला हुआ, जिसमें 19 लोग मारे गए और 140 लोग घायल हुए। जहां इस हमले के बाद लोग रेड आर्मी फैक्शन, रेड ब्रिगेड्स और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की निंदा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुअम्मर गद्दाफी का उन्हें सहयोग भी मिल रहा था। मुअम्मर गद्दाफी के इसी हरकत ने यूरोपियन देशों को नाराज किया और कई यूरोपीय देशों की सरकार ने एंटी गद्दाफी लीबियन की मुहिम छेड़ दी। गल्फ ऑफ सिदारा पर लीबिया के क्षेत्रीय दावों को लेकर लीबिया के साथ कई वर्षों पर समय समय पर होने वाली झड़पों के बाद यूएसए ने लीबिया की मुख्य भूमि के भीतर टारगेट्स पर हमला करने के लिए एक सैन्य हमले पर विचार किया। 24 मार्च 1986 में यूएसए ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्रीय जल की 12 समुद्री मील सीमा पर दावा करते हुए इस क्षेत्र में एक कैरियर टास्क फोर्स भेजा। 5 अप्रैल 1986 वेस्ट बर्लिन के ला बेले नाइट क्लब में एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 3 लोग मारे गए और 229 लोग घायल हुए। उन 3 मृतक में से 2 यूएस सर्विसमैन थे और एक तुर्की महिला थी। और अगर बात करें 229 घायल लोगों की, तो उनमें से 79 अमेरिकन्स थे।
रिपोर्ट के अनुसार इस घटना को अंजाम लीबिया के आतंकवादियों ने दिया। इस घटना के बाद यूएसए के लिए जरूरी बन चुका था लीबिया पर लगाम कसना। लीबिया पर हमला करने की तैयारी यूएसए ने अक्टूबर 1985 से शुरू कर दी। यूके में स्थित आरएएफ अपर हेरबोर्ट एयरबेस पर F111E आर्डवर्क्स द्वारा एयर स्ट्राइक की तैयारी होती। 18 अक्टूबर 1986 को ऑपरेशन घोस्ट राइडर लॉन्च हुआ। कनाडा में स्थित लेब्राडोर के एयरबेस पर यूएसए एयरफोर्स ने 10 F111ES के साथ एयर स्ट्राइक का रिहर्सल किया। सभी प्लेन्स को 8 500 IB बॉम्ब्स के साथ लैस किया गया था। मिशन पूरी तरह से सफल रहा। सभी प्लेन्स ने अपना सटीक निशाना लगाया सिवाय एक प्लेन के। लीबिया में होने वाले मिशन के लिए यूएसए एयरफोर्स के 4450 टैक्टिकल ग्रुप को स्टैंड बाय पर रखा गया था। करीब 30 F117 नाइट हॉक को यूएसए में स्थित नेवाडा के तोनोपा टेस्ट रेंज एयरपोर्ट से टैक्टिकल एयर कमांड को पहुंचाया गया, लेकिन 1 घंटे के भीतर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कास्पर वेनबर्गर ने F117 नाइट हॉक की वजह से और मिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाने के डर से ऑपरेशन को रद्द कर दिया गया। लीबिया में होने वाले रेड के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरफ्लाइट के लिए फ्रांस, इटली और स्पेन से मना कर दिया गया था। साथ ही साथ यूरोपियन कॉन्टिनेंटल बेसिस का उपयोग करने से मना कर दिया गया। इस वजह से यूएसए एयरफोर्स को फ्रांस और स्पेन के आसपास पोर्टुगल के ऊपर से उड़ान भरने के लिए मजबूर होना पड़ा। फ्रेंच गवर्नमेंट की नामंजूरी के कारण यूएस एयरफोर्स को 2800 किलोमीटर अधिक उड़ान भरना पड़ेगा। फ्रेंच गवर्नमेंट की नामंजूरी का कारण था यूएस गवर्नमेंट के बीच आपसी असहमति। यूएसए का लक्ष्य था लीबिया के कुछ सैन्य ठिकानों पर हमला करना, परंतु फ्रांस चाहता था लीबिया पर बड़े स्तर पर हमला करना। दूसरा कारण था 1983 बेरूट बैरक्स बॉम्बिंग के बाद ईरानियन पोजीशन पर असफल एयर रेड। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, नेवी और मरीन कॉर्प्स के बीच कई दफा मीटिंग्स हुई। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की मीटिंग यूरोपियन और कुछ अरबी देशों के साथ हुई, लेकिन उसका कोई खास नतीजा न निकला। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने 6 टारगेट्स को चुना, जो थे बब अल अजीजिया बैरक्स, जो त्रिपोली में स्थित था, मोअम्मर गद्दाफी का कमांड और कंट्रोल सेंटर जिसका इस्तेमाल ओवरसीज ऑपरेशन के लिए किया जाता था, मुरद सिद्दी बिलाल जो त्रिपोली में स्थित था, यह नेवल कमांडोज का ट्रेनिंग कैंप था, मितिगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेनगाजी में स्थित जमारिया गार्ड बैरक्स जो MiG एयरक्राफ्ट वेयरहाउस था, साथ ही साथ ओवरसीज ऑपरेशन के लिए ऑल्टरनेटिव कमांड और हेडक्वार्टर्स भी था, बेनिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका इस्तेमाल बचाव सेनानियों के बेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले एयरक्राफ्ट की और ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने वाले टीम की। इस मिशन के लिए 2 फाइटर एयरक्राफ्ट सबसे कारगर थे। जनरल डायनामिक F111 और A6 इंट्रूडर, ये दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट के पास रात के समय हमला करने की क्षमता थी। बात करें A6 इंट्रूडर की, तो अब्रॉड में तैनात USS कैरल सी और USS अमेरिका में 18 की संख्या पर तैनात थे। A6 इंट्रूडर की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास ज्यादा बॉम्ब रखने की क्षमता न थी और इसी वजह से F111 फाइटर एयरक्राफ्ट को इस मिशन में शामिल किया गया। 14 अप्रैल 1986 शाम 7 बजे रॉयल एयरफोर्स मिल्डनाल और रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड से 28 मैकडॉनल्ड डॉगलस KC-10 एक्सटेंडर्स और बोइंग KC-135 स्ट्रेटो टैंकर्स ने टेक ऑफ किया। यह टैंकर्स 6000 मील राउंड ट्रिप करके F111 को रिफ्यूलिंग करवाएंगे। कुछ मिनटों बाद इन्हीं टैंकर्स एयरक्राफ्ट को फॉलो करेंगे 48 टैक्टिकल फाइटर विंग के 24 F111F स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो रॉयल एयरफोर्स रखेनाथ से उड़ान भरेंगे। उसके बाद 5 EF111A रेवेंस जो 20 टैक्टिकल फाइटर विंग के हैं, वह अपनी उड़ान रॉयल एयरफोर्स अपर हेरबोर्ट से उड़ान भरेंगे। गल्फ ऑफ सिद्रा में यूएस नेवी स्टेशन था, परंतु USS कैरल सी मेडिटेरियन सी को छोड़ने की तैयारी कर रहा था और नेपल्स से मेसिना के माध्यम से एक तेज गति से दौड़ लगाई। यूएस एयर ग्रुप बेनगाजी पर हमला करके यूएस एयरफोर्स बॉम्बर्स को सपोर्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ USS कैरल सी से फाइटर एयरक्राफ्ट बेनिना एयरफील्ड पर हमला करके यूएस नेवी बॉम्बर्स को सपोर्ट करेंगे। रात 1 बजे 6A6E TRAM इंट्रूडर फाइटर एयरक्राफ्ट ने मार्क 82 बॉम्ब के साथ लैस जमारिया गार्ड बैरक्स पर लॉन्च किया और उनके सपोर्ट में 6A7 कॉर्सेर एयरक्राफ्ट था।
अमेरिका के पूर्व में सक्रिय यूएसएस कैरलसी ने एक साथ 8 A6 ETRAM इंट्रूडर और 6 FA-18A हॉर्नेट लॉन्च किया। कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए एडिशनल फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया। सारी योजनाएं तैयार होने के बाद इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन एल्डोराडो कैनियन। 15 अप्रैल 1986 यूएस एयरफोर्स और नेवी ने ऑपरेशन एल्डोराडो कैनियन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का खास मकसद था आतंक को पनाह देने वाले लीबिया को मुंहतोड़ जवाब देना। रात 1:54 EF-111S और EA-6B प्रोलर्स ने अपनी उड़ान भरी। A-7ES और FA-18AS फाइटर एयरक्राफ्ट AGM-88, HARM और AGM-45 स्ट्रिक मिसाइल से लैस दुश्मन पर स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ा। लीबिया स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 2 बजे ऑपरेशन पूरी तरह से लॉन्च हुआ। F-111 फाइटर एयरक्राफ्ट का काम था टारगेट पर सटीक निशाना लगाना जिससे आसपास के जगहों को नुकसान ना पहुंचे। 9 F-111 बब अल अजीजी की तरफ बढ़ा। GBU-10 पेवे 2 बॉम्ब से निशाना लगाया। 3 एयरक्राफ्ट्स ने अपना सही निशाना साधा और 9 में से एक F-111 नष्ट हुआ। गल्फ ऑफ सिदरा से लीबियन सरफेस टू एयर मिसाइल ने उस एयरक्राफ्ट को नष्ट किया। इस सेक्शन में से एक समस्या आई जब एक F-111 फाइटर जेट अपना निशाना साधने में असफल रहा और बॉम्ब त्रिपोली में स्थित सिविलियन एरिया पर जा गिरा और लगभग फ्रेंच एम्बेसी पर गिरते गिरते रह गया। 6 F-111 फाइटर जेट ने त्रिपोली एयरफील्ड को निशाना बनाया, लेकिन एक F-111 फाइटर जेट को अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ा क्योंकि जेट का टेरेन फॉलोइंग रडार खराब हो चुका था। रही बात बाकी 5 F-111S फाइटर जेट की, तो त्रिपोली एयरफील्ड पर BSU-49 गिराया जिसमें लीबिया के 2 इल्यूशिन 279 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बर्बाद हुआ। USS 7 A6S फाइटर जेट ने बेंगाजी के जमारिया गार्ड्स बैरक पर हमला किया जिसमें मिग एयरक्राफ्ट्स का वेयरहाउस था। उस हवाई हमले में लीबिया के 4 मिग एयरक्राफ्ट नष्ट हुए। कुछ देर बाद 2 A6S फाइटर जेट ने मिशन अबॉर्ट किया। बाकी के 5 फाइटर जेट्स ने CBU-59 APAM क्लस्टर बॉम्ब्स के साथ और एक A6S फाइटर जेट्स ने MK-82 बॉम्ब के साथ बेनीना एयरफील्ड पर हमला किया जिसमें 3 मिग एयरक्राफ्ट, 2 MIL Mi-8 हेलीकॉप्टर और एक फोकर F-27 फ्रेंडशिप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक बोइंग 727 प्लेन नष्ट हुआ। इस हमले के दौरान किसी भी लीबियन फाइटर जेट ने रिटेलिएशन नहीं किया। लीबिया की तरफ से मिसाइल्स ने हमला किया। SA-6, SA-2, SA-3 और क्रोटेट सरफेस टू एयर मिसाइल ने हमला किया। जमारिया हमला के दौरान लीबिया के एक SA-6 मिसाइल ने सफलतापूर्वक एक A6S फाइटर जेट को ट्रैक किया। ऑपरेशन एल्डोराडो कैनियन पूरी तरह से सफल रहा। अगर हम बात करें दोनों की तरफ से हुए कैजुअलिटी की, तो यूएस एयरफोर्स का एक F-111 फाइटर जेट नष्ट हुआ जिसमें 2 एयर क्रू की मौत हुई। बात करें लीबिया की तरफ से हुई कैजुअलिटी की, तो 3 IL-76 एयरक्राफ्ट, 14 MiG-23 एयरक्राफ्ट, 2 MIL Mi-8 हेलीकॉप्टर, 5 मेजर ग्राउंड रडार नष्ट हुए। इस हमले में करीब 40 लोगों की जान गई जिसमें सिविलियंस भी शामिल थे। इस मिशन के सफलता का आकलन अगर हमें सही तरीके से करना हो तो सबसे पहले इस मिशन की प्लानिंग और एक्चुअल रिजल्ट्स को समझना होगा। बात करें टारगेट 1 बब अल अजीजिया बैरक्स की, तो प्लान अनुसार 9 F-111 फाइटर जेट को रखा गया। 36 GBU-10 बॉम्ब के साथ जिसका वजन 910 किलो था। बात करें एक्चुअल रिजल्ट की, तो 3 फाइटर जेट ने बॉम्बिंग की, 1 फाइटर जेट मिसिंग, 4 फाइटर जेट ने मिशन अबॉर्ट किया तो 1 फाइटर जेट लॉस्ट था। 13 टारगेट्स पर सही निशाना लगा तो 3 मिस हुए। बात करें टारगेट 2 मुराद सिद्दी बिलाल कैंप की, तो प्लान अनुसार 3 F-111F फाइटर जेट को रखा गया 12 GBU-10 बॉम्ब के साथ। एक्चुअल रिजल्ट की बात करें तो सभी फाइटर जेट ने मिशन में भाग लिया और उनके 12 में से 12 बॉम्बिंग्स का निशाना सही जगह पर लगा। अब आते हैं टारगेट नंबर 3 त्रिपोली एयरफील्ड की, तो प्लान अनुसार 6 F-111F फाइटर जेट 1272 MK-82 बॉम्ब के साथ भेजा जाना था। प्रत्येक बॉम्ब का वजन 230 किलो था। अब बात करें एक्चुअल रिजल्ट की, तो 5 फाइटर जेट ने बॉम्बिंग की और 1 फाइटर जेट को मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। 60 बॉम्बिंग्स ने सही निशाना लगाया। अब आते हैं टारगेट नंबर 4 बेंगाजी में स्थित जमारिया बैरक की, तो प्लान अनुसार 7 A6E फाइटर जेट 84 MK-82 बॉम्ब के साथ भेजा जाना था।
असल परिणाम की बात करें तो 6 फाइटर जेट ने बॉम्बिंग की और 1 फाइटर जेट ने मिशन अबॉर्ट किया। 70 बॉम्बिंग ने सही निशाना लगाया तो 2 बॉम्बिंग का निशाना चूका। टारगेट नंबर 5 बेनिना एयरफील्ड। 8 A-6E फाइटर जेट को 72 MK-20 बॉम्ब के साथ भेजा जाना था। 6 फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग की और 2 फाइटर जेट का मिशन अबॉर्ट हुआ। सभी फाइटर जेट्स ने सही जगह बॉम्बिंग की। टारगेट नंबर 6A एयर डिफेंस नेटवर्क त्रिपोली, जिसमें 6 A-7E फाइटर जेट्स को 8 श्रिक और 16 HARM मिसाइल से भेजा जाना था। असल परिणाम की बात करें तो सभी फाइटर जेट्स ने मिसाइल फायर किया। टारगेट नंबर 6B एयर डिफेंस नेटवर्क बेंगाजी, जिसमें 24 FA-18A को 20 HARM मिसाइल के साथ भेजा जाना था। अब अगर बात करें असल परिणाम की तो सभी फाइटर जेट्स ने मिसाइल फायर किया। लीबिया के राष्ट्रपति मोअम्मर गद्दाफी और उनका परिवार बम गिरने से कुछ घंटे पहले बब अल अजीजिया परिसर में अपने निवास से बाहर निकल गए। उन्हें माल्टा के प्रधानमंत्री कार्मेओ मिफसूद बोनीसी ने एक टेलीफोन द्वारा चेतावनी दी गई थी। प्रधानमंत्री बोनीसी को एस्ट्राइक इन्फॉर्मेशन इटली के प्रधानमंत्री बेटिनो क्रैक्सी से मिली। बात करें लीबिया के मेडिकल स्टाफ द्वारा दी गई लीबियन कैजुअलिटी की जानकारी की तो 2 दर्जन से भी अधिक आर्मी यूनिफॉर्म में घायल लोगों को हॉस्पिटल लाया गया था। स्टाफ द्वारा दी गई जानकारी अनुसार 60 लोग इस एयर स्ट्राइक में इफेक्ट हुए थे। अब बातें यूएसए की तरफ से हुए कैजुअलिटी की तो 2 एयरफोर्स कैप्टन फर्नांडो एल रिबास डोमिनिसी और पॉल एफ लॉरेंस, जिनकी मौत गल्फ ऑफ सीदरा से प्लेन क्रैश में होने की वजह से हुई थी। 25 दिसंबर 1988 मुअम्मर गद्दाफी ने पॉल एफ लॉरेंस के मृत शरीर को पोप जॉन पॉल II द्वारा उनके परिवार तक पहुंचाने का ऑफर दिया। वर्ष 1979 लीबियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पर एक पायलट के मृत शरीर को भेजा गया। वो मृत शरीर लॉरेंस नहीं बल्कि कैप्टन फर्नांडो एल रिबास डोमिनिसी का था। शायद से हो सकता है कि लीबिया ने मृत शरीर को पहचानने में गलती की हो। स्पेन में मृत शरीर पर ऑटोप्सी कंडक्ट हुआ। इस ऑटोप्सी में पता चला कि गल्फ ऑफ सीदरा के ऊपर उनके एयरक्राफ्ट को गिराने के बाद पायलट पानी में डूब गया था। लीबिया ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया था कि उनके पास लॉरेंस का मृत शरीर है। हालांकि लॉरेंस के भाई ने कहा कि उन्होंने और उनकी मां ने टेलीविजन फुटेज में एक लीबियन आदमी को पीठ पर लॉरेंस नाम का सफेद हेलमेट पहने हुए देखा था। इसके अलावा यूएसए की तरफ से विलियम सी चैसी ने बब अल अजीजी बैरक्स का दौरा किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कैप्टन लॉरेंस और कैप्टन रिबास डोमिनिसी के फ्लाइट सूट्स और हेलमेट को देखा था। साथ ही साथ F111 फाइटर जेट्स के रैकेज को भी देखा। लीबिया राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफी ने घोषणा की कि हमले में लीबिया की जीत हुई और कहा कि उनके सेना ने 3 अमेरिकन फाइटर जेट्स मार गिराए। गद्दाफी के मुख्य शब्द यह थे, वन स्पेक्टेकुलर मिलिट्री विक्ट्री ओवर यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद उनकी सरकार ने स्टेटमेंट पास किया, ग्रेट सोशलिस्ट पीपल लीबियन अरब जमारिया। अपनी हार को छुपाने के लिए मुअम्मर गद्दाफी और भी बेतुके और बेहुदे स्टेटमेंट देने लगे। यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन को निशाना बताते हुए कहा, ही इज मैड, ही इज फुलिश, ही इज एन इजरायली डॉग। गद्दाफी का कहना था कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन उनको जान से मारना चाहते थे। उन्होंने आगे यह भी बताया कि किस तरह उन्होंने अपने परिवार को मौत से बचाया। ऑपरेशन एल डोराडो कैनियन सफल हुआ, परंतु इसके बाद यूएसए को भी अंजाम भुगतना पड़ा। इस हमले के बाद लीबिया ने इटली के लामसूदा आइलैंड में स्थित यूनाइटेड स्टेट्स कोस्टल गार्ड स्टेशन पर 2 स्क्वाड मिसाइल्स लॉन्च किए। अच्छी बात यह थी कि इसमें किसी को भी कोई प्रकार का नुकसान न पहुंचा। अगर बात करें ऑपरेशन एल डोराडो कैनियन के बाद लीबिया की, तो उनके आतंकी गतिविधि में कोई खास बदलाव न आया। 5 सितंबर 1986 पाकिस्तान में पैन अमेरिकन फ्लाइट 73 हाईजैक हुआ। इस हाईजैक में 20 लोगों की जान गई। इस हाईजैक का सारा इल्जाम लीबियन गवर्नमेंट पर पड़ा। अक्टूबर 1986 मुअम्मर गद्दाफी ने अल रुको के अब्दुल मलिक को फंड किया और अमेरिका के स्ट्रीट गैंग ब्लैक पिस्टोन्स को भी फंड किया एंटी अमेरिकन आर्म्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए। इन गैंग्स ने यूएसए की धरती पर उनके इमारत और एयरलाइंस पर बॉम्बिंग भी की है। लीबिया ने ऑस्ट्रेलिया में भी दंगे करवाए, जिसकी वजह से मई 1987 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लीबिया के तमाम डिप्लोमेट्स को देश निकाला किया। साल 1987 फ्रेंच अथॉरिटीज ने मर्चेंट वेसल एक्सुंट को रोका।
जो लीबिया से था और जिसे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी में जाना था। उस वेसल से 150 टन सोवियत हथियार बरामद हुए। 21 दिसंबर 1988 पैन अमेरिकन फ्लाइट 103 स्कॉटलैंड में उड़ान जारी रखा था। प्लेन में बॉम्ब डेटोनेट हुआ और प्लेन हवा में क्रैश हुआ। इस क्रैश में 243 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स मारे गए। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लीबियन गवर्नमेंट ने ली। 19 सितंबर 1979 लीबिया गवर्नमेंट द्वारा यूटीए फ्लाइट 772 ब्लास्ट, जिसमें 170 लोगों की जान गई। ऑपरेशन एल्डोराडो कैनियन की कई देशों ने कड़ी निंदा की। यूएन जनरल असेंबली में यूएस के पक्ष में 79 वोट मिले, 28 वोट विरोध में मिले और 33 अनुपस्थित रहे। अंत में 41/38 में रेजोल्यूशन पास हुआ, जो था कंडेम्स द मिलिट्री अटैक परपेट्रेटेड अगेंस्ट द सोशलिस्ट पीपल लीबियन अरब जमारिया ऑन 15 अप्रैल 1986, जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। द लीग ऑफ अरब स्टेट्स ने व्यक्त किया कि वह यूएसए की आक्रामकता से नाराज हैं और इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता के तत्वों को मजबूत किया। द असेंबली ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन ने भी यूएसए के इस एक्शन का विरोध किया। चाइना और सोवियत यूनियन ने भी यूएसए का विरोध किया। वेस्ट जर्मनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए सैन्य समाधान ही नहीं बल्कि कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता है। वैसे फ्रांस ने भी इस बमबारी की आलोचना की। कुछ पर्यवेक्षकों की राय थी कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 51 ने आक्रामकता के किसी कार्य की अनुपस्थिति में आत्मरक्षा के वैध अधिकार का प्रयोग करने में बल के उपयोग पर सीमाएं निर्धारित की और पुष्टि की कि लीबिया द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था। यह आरोप लगाया गया कि यूएसए ने आर्टिकल 33 के तहत विवादों को निपटाने के लिए चार्टर प्रावधानों का उपयोग नहीं किया। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और अन्य 25 देशों ने यूएसए को सपोर्ट किया। वक्त बीता और आया वर्ष 2008। मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम के अनुसार जुलाई 2008 यूएस और लीबिया के बीच बातचीत होगी। 14 अगस्त 2008 यूएस लीबिया कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम सेटलमेंट एग्रीमेंट में दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया। यह एग्रीमेंट त्रिपोली में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर नियर ईस्टर्न अफेयर्स डेविड विच और लीबियन सेक्रेटरी फॉर अमेरिकन अफेयर अहमद फितूरी द्वारा हुई। अक्टूबर 2008 लीबिया ने $1.5 बिलियन का भुगतान किया। यह भुगतान 3 किश्तों में हुआ। पहला किश्त $300 मिलियन जो 9 अक्टूबर 2008 में दिया। दूसरा किश्त $600 मिलियन जो 30 अक्टूबर 2008 में दिया। तीसरा किश्त $600 मिलियन जो 31 अक्टूबर 2008 में दिया। यह भुगतान लीबिया द्वारा किए गए हमले में पीड़ित लोगों के परिवारों को दिया गया, जो थे लॉकर बी बॉम्बिंग के पीड़ित, जिन्हें $8 मिलियन पहले से दिया गया था, उन्हें $2 मिलियन एडिशनल दिए गए। अमेरिकन पीड़ित जो 5 अप्रैल 1986 वेस्ट बर्लिन के नाइट क्लब बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे। 1986 यूएस बॉम्बिंग में मारे गए त्रिपोली और बेनगाजी के लोग। 14 अगस्त 2008 लीबिया और यूएसए के बीच कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम सेटलमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद लीबिया और यूएसए के संबंध में सुधार आया। तो दोस्तों, यह कहानी थी ऑपरेशन एल्डोराडो कैनियन की। मिलते हैं अगले वीडियो में सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।